हेलो अध्यापक देखने वाले सभी श्रोताओं का, अभिभावकों का और बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेलो अध्यापक और एग्ज़ाम जो सत्रांत परीक्षा होने वाली है, सेशन एंडिंग एग्ज़ामिनेशन उसमें 3 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की कक्षा 7 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पेपर उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो ब्लूप्रिंट हमें आपको आरओ से मिला है, यानी कि रीजनल ऑफिस से जो ब्लूप्रिंट आया है उसके ऊपर बेस्ड है ये पेपर। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी पेपर उठाकर यहाँ डाल दिया जाए और आपके व्यूज़ बटोर लिए जाए, इसके लिए ये पेपर नहीं है। ये पेपर है आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी। सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित बोध जो 10 अंक का होगा। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसको आपको पढ़कर और फिर सवालों के जवाब देने हैं। तो आइए बात करते हैं पहले। भारत जैसे देश में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि लकड़ी, फल, फूल और औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। प्राचीन समय से ही लोग वृक्षों को पूजते आए हैं और इन्हें प्रकृति का अनमोल उपहार मानते हैं। बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों के विस्तार और शहरीकरण के कारण आज जंगलों की संख्या तेजी से घट रही है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है और मौसम में भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पृथ्वी को स्वस्थ रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वृक्ष ही वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और भूमि के कटाव को रोकते हैं। अतः हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को अपनी आदत बनाना चाहिए। अब इस बेसिस पे यहाँ पर कुछ सवाल हैं, आइए इनको हम डिस्कस करते हैं एक-एक करके। पहला है, लोग प्राचीन समय में वृक्षों को कैसा मानते थे? बेकार मानते थे, खतरा मानते थे, बीमारी या प्रकृति का अनमोल उपहार? तो वो मानते थे प्रकृति का अनमोल उपहार। दूसरा है, जंगलों की संख्या घटने का एक प्रमुख कारण क्या है? खेलों का विकास, नदी का बढ़ना, शहरीकरण या पशुओं की कमी? तो जो हम अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, शहरीकरण करते जा रहे हैं, ये एक कारण है। तीसरा, वैज्ञानिकों के अनुसार हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए, एक पौधा लगाना चाहिए, गाना चाहिए या यात्रा करनी चाहिए? इस पैराग्राफ के हिसाब से उन्हें एक पौधा हर साल लगाना चाहिए। नीचे दिए में से कौन-सा लाभ पेड़ों का नहीं है? ऑक्सीजन, औषधियाँ, फल या प्रदूषण? तो प्रदूषण जो है वो एक नेगेटिव चीज़ है, तो ये जो है इसका लाभ नहीं है। वृक्ष किसे संतुलित रखते हैं? वर्षा चक्र, समुद्र, पर्वत या खेल? तो वो रखते हैं वर्षा चक्र को। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक अपठित काव्यांश है जिसको आपको पढ़कर सही उत्तर को चुनना है। तो नभ में बादल छा जाते हैं, पंछी घर को लौट जाते हैं, हरियाली छा जाती खेतों में, बरसात के मौसम आते हैं। तो बादल कहाँ छाते हैं? धरती पर, नभ में, पेड़ों पर या नदी में? तो वो नभ में यानी कि आकाश में छा जाते हैं। पंछी कहाँ लौट जाते हैं? खेतों में, तालाब में, घर में या घर को या सड़क पर? तो वो अपने-अपने घर को लौट जाते हैं। तीसरा है, खेतों में क्या छा जाती है? रेत, धूल, बर्फ या हरियाली? तो हरियाली छा जाती है। चौथा है, ये काव्यांश किस मौसम से जुड़ा हुआ है? ग्रीष्म से, हेमंत से, वर्षा से या वसंत से? तो ये जुड़ा हुआ है वर्षा से। पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न है, काव्यांश का मुख्य भाव क्या है? युद्ध है या उल्लास है, प्रकृति है या दुख है? तो यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है इसलिए प्रकृति रस से परिपूर्ण है। उसके बाद है व्याकरण, ये 10 अंक का है, आपको 10 अंक का व्याकरण मिलेगा। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण या वर्षा से जुड़े हुए 4 शब्द आपको लिखने हैं। तो श्री कृष्ण अगर हम लें तो उनसे 4 जुड़े शब्द हैं, मुरली या गोकुल, गोपाल हो गया, गिरधर हो गया। और वर्षा से जुड़े 4 शब्द हो सकते हैं, बादल, पानी, सावन, बूंदें, है ना? ये 4 हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, क और ख। निम्नलिखित शब्दों के लिए वर्तमान एवं भविष्य शब्द लिखिए। पिछला के लिए हमें लिखना है वर्तमान काल और भविष्य काल। तो पिछला के लिए वर्तमान काल होगा पिछड़ता है और भविष्य काल होगा पिछड़ेगा। और रिक्त स्थान भरना है डैश बाहर सबके मन को लुभा रही है, बारिश, बरसात, बरखा या वृष्टि। तो ये है तो सभी वही लेकिन सबसे ज़्यादा फिट यहाँ पर बैठ रहा है, बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। तो इस तरीके से आप इन दोनों के आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ लिखकर आपको दिखा दिया है और ये बरखा बहार सबके यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन पूरे हुए।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसमें भी क है और मतलब इसके 2-3 पार्ट होंगे, आइए देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। सेंटेंस है, पंक्ति है, चलती हवा है, ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें विशेषण की तो एक तो ठंडी विशेषण है और एक हिलती है ना, हिलती हैं ये विशेषण है। तो विशेष्य क्या है? अब ठंडी क्या है? वो है हवा और हिलती क्या है? वो है डालियाँ। नहीं, हिलती जो है वो विशेषण नहीं, हिलती नहीं आएगा ना? हिलती विशेषण नहीं है, ये तो क्रिया हो गई ना। तो यहाँ पर डालियाँ हैं विशेष्य तो डालियाँ कैसी हैं? सब डालियाँ, है ना? तो सब आ जाएगा यहाँ पर विशेष्य। तो पहला है आपका विशेषण ठंडी और विशेष्य हो गया हवा और दूसरा है यहाँ पर विशेषण है सब और डालियाँ जो हैं वो है विशेष्य। उसके बाद ख है दिए गए विशेष्यों के लिए विशेषण लिखिए वर्षा और बादल। तो वर्षा के लिए हमें लिखना है विशेषण और बादल के लिए तो विशेषण क्या हो सकता है वर्षा के लिए भारी वर्षा, है ना? तो भारी एक शब्द आ सकता है और बादल के लिए क्या आ सकता है? काले बादल, गहरे बादल, घने बादल, इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। चौथा है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों के आगे अंधेरा छाना तो आँखों के आगे अंधेरा छाना का मतलब होता है घबरा जाना या कुछ ना सूझना और इसका सेंटेंस हम बता सकते हैं जैसे कि दुर्घटना देखकर उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। आमतौर पर जब लोग कोई दुर्घटना देख लेते हैं तो उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मीन्स उनको कुछ नहीं सूझता है, वो घबरा जाते हैं। नेक्स्ट है आँख दिखाना, तो अगर आँख दिखाने को हम बोलेंगे तो इसका मतलब होता है गुस्सा करना, है ना? या डराना। जैसे शिक्षक ने शरारती बच्चों को आँख दिखाई, वैसे आजकल ये पॉसिबल है नहीं पर फिर भी, ठीक है? ओके, फिफ्थ है दिए गए मूल शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए, लिखिए। जैसे है राष्ट्र और खंड। तो राष्ट्र के लिए राष्ट्र का हम बना सकते हैं राष्ट्रीय, तो उसमें हम प्रत्यय लगा सकते हैं और खंड जो है उपखंड आ सकता है, अखंड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट? ख है इसका दिए गए शब्दों का अलग-अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे ये शब्द हमें दे रखा है कर, तो कर जो है उसके वैसे तो कई सारे मीनिंग है, 2 मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एक तो कर का मतलब होता है हाथ और दूसरा कर का मतलब होता है टैक्स। तो सेंटेंस कैसे बनेगा अगर हाथ वाला कर रहे हैं हम तो उसके लिए हम बोल सकते हैं जैसे शिक्षक के सवाल पूछने पर उसने कर उठाया, हाथ उठाया और सरकार ने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया तो हम लिख सकते हैं सरकार ने कर बढ़ाया। उसके बाद हम पुस्तकीय भाग पर चलेंगे जो कि ये 26 अंक का आपको आएगा, 26 मार्क्स का आएगा। अभी तक हमने क्या किया ग्रामर की अनसीन पैसेज किया और अनसीन प्रोज़ किया पोएम से रिलेटेड। एक पैसेज किया था। तो अब हम जो है 4th क्वेश्चन पर चलेंगे। नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो ये है आपका बिरजू महाराज वाले चैप्टर से। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती हैं और में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों को का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी-बारी से। ओडिसी और मणिपुर में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार उँगलियाँ भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उँगलियाँ ज़रा ज़ोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत रोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू। चलिए सवाल करते हैं। पहला है कि कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आदि किसके प्रमुख रूप हैं? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य या नाटक तो ये सब शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख रूप है। भरतनाट्यम की भाव भंगिमा किससे ली गई है?
दैनिक जीवन से, मूर्तिकला से, गायन से या कथाओं से, तो वो ली गई है बिल्कुल सही, मूर्तिकला से। थर्ड, ओडिसी और मणिपुरी में किस प्रकार की विशेषता होती है? उनमें ओज होता है, गंभीरता, हास्य या कोमलता, तो उनमें होती है कोमलता। फोर्थ है, कत्थक में गर्दन किस की गति किससे तुलना की गई है? अच्छा, तो पंखे की हवा से है, नदी की धारा से, दीपक की लौ से या बादलों की गति से, तो उसकी की गई है दीपक की लौ से। और पांचवा है, चाचा जी किस बात पर टोकते थे? तेज दौड़ने पर, उंगलियां जोर से हिलाने पर, धीरे चलने पर या ताल भूलने पर, तो वो कहते थे तंबू वाली बात, उंगलियां जोर से हिलाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पद, ये मीरा के पद से लिया गया है, इसको पढ़कर सही उत्तर लिखना है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरी आवन की, उमड़ गुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, इन सवालों के जवाब हमको देना है। पहला है, पद में किस मौसम का वर्णन किया गया है? तो पद में जो है सावन का जो है वर्णन किया गया है। उमड़ घुमड़ बादल किस दिशा से आते हैं? तो वो जो है चहुँ दिशा से आते हैं, है ना? ये रहा, चहुँ दिशा से मतलब चारों दिशाओं से आते हैं। मेहा से क्या बरसता है? तो मेघ से नन्ही नन्ही बूंदे बरसती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पवन को किस विशेषण से संबोधित किया गया है? तो पवन को यहाँ पर शीतल बताया गया है। मीरा किनकी आराधना करती है? ये तो पूरी दुनिया को पता है, मीरा जो है श्री कृष्ण यानी कि गिरधर नागर की आराधना करती है। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर आ गए। यहाँ पर हमें 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन फिर भी जवाब देंगे जितना सवाल पूछा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कविता में बिना विचार किए कार्य करने पर क्या नुकसान बताए गए हैं? तो बिना सोचे समझे काम करने वाले व्यक्ति बाद में पछताता है और नुकसान उठाता है। और अगर आप लिखना चाहो तो आपको जो भी टीचर ने लिखवाया वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद है भावार्थ लिखिए। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। तो मीरा कहती है कि उनके प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं नृत्य, संगीत, अभिनय तीनों में बहुत ही निपुण थे, बहुत ही अच्छे थे वो। इसलिए हम उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी मानते हैं। चौथा है, चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है? तो चिड़िया जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी देश में आ जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, जबकि मनुष्य जो है वो बंधनों में ही बंधा रहता है। पांचवा है, कविता वर्षा बहार में कौन-कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? तो वर्षा बहार में कविता में पक्षी है, मोर है, ये सब खुशी से गाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। सिक्स्थ है, भावार्थ लिखिए। फिरते लखो पपी है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे। तो इसका मतलब ये है, पपीहे जो है वो गर्मी की तपन भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कितनी गर्मी है, और मोर जो है वर्षा देखकर आनंद से नृत्य करने लग जाते हैं। सेवंथ है, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? तो बिरजू महाराज जो हैं उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष था, अभ्यास और सफलता के कई सारे उतार-चढ़ाव आए। आपने उनको देखा बचपन में उनको क्या तकलीफ़ थी, वो सब जो है आप यहाँ पर, वैसे 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। 8वाँ है, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? ये अभी हमने थोड़ा-सा ऊपर भी डिस्कस किया था, ये दोनों कैसे भिन्न हैं, लगभग वही है। तो पक्षी जो है वो स्वतंत्र उड़ते हैं, इसलिए वो स्वच्छंद हैं। मनुष्य जो है वो ज़िम्मेदारियों और नियमों में बंधा हुआ रहता है, इसलिए बेड़ियों में बताया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इनके आंसर्स इस तरीके से लिख सकते हैं।
आपको जितने भी लंबे आंसर्स आपके टीचर्स ने लिखवाए हैं उस हिसाब से कर लेना, पर ये वैसे 2 मार्क्स का ही है तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हैं। पहुँच गए हम रचनात्मक भाग पर, यहाँ पर है क्या है? अनुच्छेद लेखन है पहला, 70 से 80 शब्द में 5 मेरा प्रिय त्योहार या मेरा प्रिय मित्र, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। तो पहले लिखते हैं मेरा प्रिय त्योहार। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है, ये रोशनी और खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और दीपक जलाकर सजाते हैं। बच्चे पटाखे चलाते हैं और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। इस दिन नए कपड़े पहनने की परंपरा भी है। दिवाली हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये त्योहार परिवार और मित्रों को पास लाता है, इसलिए दिवाली मुझे सबसे अधिक प्रिय है। बात करते हैं मेरा प्रिय मित्र की, तो मेरा प्रिय मित्र आर्यन है। वह बहुत मेहनती और समझदार है, जो कि झूठ है। नहीं। वह पढ़ाई में अच्छा है और खेलों में भी भाग लेता है। वह हमेशा मेरी मदद करता है और सच्ची सलाह देता है। हम साथ-साथ स्कूल जाते हैं और खेलते हैं। उसका स्वभाव विनम्र है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं। मुझे उस पर भरोसा है। वह मेरे जीवन का एक अच्छा मित्र है। चलिए आगे देखते हैं, फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 अंक का है, क्या है? मित्र को जन्मदिन या त्योहार की शुभकामनाएँ हेतु पत्र। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एड्रेस, 14 फरवरी को लिख रहे हैं हम ये। और मेरा प्रिय मित्र राहुल, नमस्ते, मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। इस शुभ अवसर पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे और जीवन में सफलता दे। तुम पढ़ाई में आगे बढ़ो और माता-पिता का नाम रोशन करो। जन्मदिन के दिन खूब खुशियाँ मनाना, केक काटना और मित्रों के साथ आनंद लेना। काश मैं भी उस दिन तुम्हारे साथ होता। जल्दी मिलेंगे। तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र अमन। इसके साथ ही और में आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ है, आइए देखें वो क्या है? बीमार होने के कारण प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र, सदाबहार पत्र है ये। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर ले लिया है मैंने, इस बार चेंज कर दिया है लक्ष्मी नगर, दिल्ली। विषय बीमारी का कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। सविनय निवेदन है कि मुझे पिछले 2 दिनों से तेज बुखार और सिर दर्द है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टीचर ने कोई असाइनमेंट दे रखा है। खैर, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 5 जनवरी से 7 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं स्वस्थ होते ही विद्यालय आकर छूटा हुआ कार्य पूरा कर लूँगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी रोहित, कक्षा 7वीं स, रोल नंबर 18। और प्रश्न 9 है, संवाद अथवा सूचना लेखन। विद्यालय में वार्षिक खेल कूद दिवस मनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित करने हेतु 40 से 50 शब्दों में सूचना लिखिए। तो सूचना लिखते हैं। लो जी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पठानकोट ले लिया मैंने। फरवरी ले ली 7 जनवरी 2026। विषय वार्षिक खेल दिवस के संबंध में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय का वार्षिक खेल कूद दिवस 15 फरवरी 2026 को विद्यालय के खेल मैदान सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। इच्छुक छात्र 10 फरवरी तक अपना कक्षा अध्यापक के पास नाम दर्ज करवाएं। आप सबकी भागीदारी अपेक्षित है। हस्ताक्षर जो भी जिसने भी ये लिखा है वो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में देते हैं तो वो लिख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, पुस्तकालय में आपकी और पुस्तकालय अध्यक्ष की बिरजू महाराज के जीवन पर पुस्तक लेने की बातचीत हो रही है, संवाद के रूप में लिखिए। तो विद्यार्थी बोलता है, नमस्ते सर, क्या बिरजू महाराज के जीवन पर कोई पुस्तक है? तो पुस्तकालय अध्यक्ष बोलते हैं, हाँ है, ये पुस्तक उनके नित्य जीवन पर है। विद्यार्थी, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? तो लाइब्रेरियन सर बोलते हैं, हाँ, 1 सप्ताह के लिए ले सकते हो। विद्यार्थी बोलता है, धन्यवाद सर, पुस्तकालय समय पर वापस करना। और इसी के साथ दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पेपर यहीं कंप्लीट होता है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिर दे दूँ कि मैंने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, www.helloadhyapak.com। उस पे जाइए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। पीटी2 के एनुअल एग्जामिनेशन के वर्कशीट्स वगैरह, वर्कशीट्स अभी 7th की नहीं आई हैं, छोटी क्लासेस की हैं, लेकिन 7th के क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।